नाहरगढ़ के बीचों बीच एक पुराना सा घर था। ये घर था रमाकांत जी का, जो गरीब तो नहीं थे लेकिन अमीर भी नहीं थे। और इसी घर से शुरू होती है इन दो बहनों की कहानी। एक थी संध्या, संस्कारों की मूरत, तो दूसरी थी रंजना, घमंड की दुकान। शुरुआत में दोनों बहनें साथ साथ पली थीं, एक ही थाली में खाना, एक साथ सोना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, रंजना के मन में एक अजीब सी जलन नहर करने लगी। गांव में लोग संध्या की तारीफ करते थे। हाँ, सही कहा। ऐसी बहू मिले तो घर स्वर्ग बन जाए। ये बातें रंजना के कानों में जहर बनकर उतरने लगी थीं। मैं सुंदर हूँ, तेज हूँ, फिर सब संध्या की ही तारीफ क्यों करते हैं? उसके पास तो ना शक्ल है ना अक्ल, उसके बावजूद सब उसी को मक्खन लगाते फिरते हैं। संध्या को ये सब पता था, लेकिन वो चुप रहती, क्योंकि उसे लगता था रंजना मेरी छोटी बहन है, समय के साथ समझ जाएगी। एक दिन रमाकांत जी ने दोनों को पास बुलाया। बेटा, अब तुम दोनों की शादी का समय आ गया है। संध्या ने सिर झुका लिया, जबकि रंजना की आंखों में चमक आ गई। पहले संध्या के लिए आदित्य का रिश्ता आया। आदित्य गरीब था और खेत में काम करता था, लेकिन दिल से साफ और नेक दिल था। रंजना ने जब ये सुना तो वो हंस पड़ी। वाह, बड़ी बहन को तो खेती हर किसान मिल गया। अब तो जिंदगी मजे में कटेगी। वैसे भी इसे तो बंधुआ मजदूरी करना अच्छा लगता है। रंजना की बात पर संध्या ने कुछ नहीं कहा, जबकि रमाकांत हाँ, वो गरीब है लेकिन मेहनती और ईमानदार है, और साथ ही नेक दिल भी। संध्या उसके साथ बहुत खुश रहेगी। जी बाबूजी, जैसा आप ठीक समझे। वहीं दूसरी तरफ रंजना के लिए सुमित का रिश्ता आया, जो एक जाना माना व्यापारी था। पक्का मकान, नौकर चाकर, सब कुछ था उसके पास। ये सुनते ही रंजना का घमंड आसमान छूने लगा। देखा बाबूजी, किस्मत भी समझती है कि कौन किस लायक है। रमाकांत ने रंजना को जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो उसकी रग रग से वाकिफ थे। खैर, शादी तय हो गई और जल्द ही दोनों बहनों की शादी भी हो गई। संध्या शादी करके आदित्य के साथ उसके घर आ गई। आदित्य का घर छोटा था, छप्पर की छत, एक टूटी सी रसोई और कुछ कुछ बोरियों में रखा अनाज। संध्या, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए आदित्य, बस आपका उधर जब रंजना अपने ससुराल पहुंची, तो आलीशान घर और चमचमाती गाड़ियाँ। वाह, इतनी दौलत, शोहरत, सब मेरा। अब तो मेरे ऐश ही ऐश हैं। अब तो संध्या मुझसे नजर तक नहीं मिला पाएगी। इस तरह दौलत शोहरत के गुरूर ने रंजना का घमंड दुगना कर दिया था। ओए मंजू, इधर आ। ये मेरा कमरा ठीक से साफ क्यों नहीं किया? लेकिन मैंने तो सुबह ही साफ किया था छोटी मालकिन। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नौकर हो, नौकर बनकर रहो। जाओ, जल्दी से यहाँ पोछा लगाओ। और हाँ, किसी नौकर को मेरे लिए नारियल पानी लाने को बोलो। जी छोटी मालकिन, मैं अभी कर देती हूँ। इसी तरह कुछ महीने गुजर गए और तीज का त्योहार आ गया और दोनों बहनें मायके पहुंची। संध्या ने साधारण साड़ी पहनी थी, तो रंजना ने रेशमी लहंगा पहना हुआ था। उसके हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां और एक बड़ा सा ब्रांडेड बैग लटका हुआ था। गांव की कुछ औरतें तीज का टोटका करने आई हुई थी। तभी रंजना ने अपनी बहन का मजाक बनाते हुए कहा, और बताओ संध्या, कैसा चल रहा है सब? आदित्य जी जो खाना भी देते हैं कि नहीं? मैं तो भूल ही गई, खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, तुझे कहाँ से खिलाएंगे? रंजना की कड़वी बातें सुनकर संध्या का दिल टूट गया, लेकिन अपनी बहन को नीचा दिखाकर रंजना को बड़ा मजा आया। दिन ढलने पर दोनों बहनें अपने अपने घर लौट गईं। दिन गुजरने लगे। संध्या की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, चूल्हा जलाना, खाना बनाना, पति आदित्य के साथ खेत जाना और दिन भर कड़ी मेहनत करना। शाम होते होते संध्या थककर चूर हो जाती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। सुनो संध्या, क्या तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं तुम्हें वो आराम की जिंदगी नहीं दे पा रहा जिसके बारे में तुमने सोचा होगा? अरे नहीं नहीं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, और मुझे क्या चाहिए? हम दोनों साथ हैं तो ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा।
अच्छा, चलो आज का खाना मैं बनाता हूँ, तुम बैठकर आराम करो। अरे नहीं नहीं, मैं बना दूंगी। आप कैसे बनाएंगे? क्यों? मैं क्यों नहीं बना सकता? आज मैं अपनी प्यारी सी पत्नी को अपने हाथ से बनाकर खाना खिलाऊंगा। तुम बस बैठो और आराम करो। इस तरह आदित्य ने चूल्हा जलाया, खाना बनाया और उसके बाद अपने हाथों से संध्या को खाना भी खिलाया। एक तरफ जहां आदित्य अपनी पत्नी संध्या से बहुत प्यार करता था, तो वहीं दूसरी तरफ रंजना को पूरा ऐशो आराम मिल रहा था। लेकिन एक चीज की कमी उसे खलने लगी थी और वो था पति का प्यार और इज्जत। एक रोज जब रंजना नहाकर बाहर आई तो सिर पर पल्लू रखना भूल गई। तभी उसकी सास कमलेश जी ने उसे देख लिया। अरे मोही, मायके से कुछ सीखा नहीं क्या? घर में बहू कैसे रहती हैं, उसके तौर ठिकाने पता है कि नहीं? अरे तू अब छोरी नहीं रही, इस घर की बहू बन चुकी है। कम से कम इसकी मर्यादा का ख्याल तो रख। माफ कीजिए मम्मी जी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। अपनी सास की बात सुनकर रंजना का दिल टूट गया। उसने जो ऐशो आराम सोचा था वो तो उसे मिला था, लेकिन उसके बदले में उसके हक का प्यार और इज्जत उससे छीन गई थी। शुरुआत में रंजना की जिंदगी किसी रानी से कम नहीं थी। रेशमी साड़ियाँ, गहने, कपड़े, नौकर चाकर। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि पति के प्यार बिना ये सब चीजें अधूरी हैं। सुमित दिन भर दुकान में रहता, शाम को घर आता थका हुआ और सीधे ही खाना खाकर सो जाता। इससे परेशान होकर एक दिन रंजना ने कहा, तुम मेरे लिए समय क्यों नहीं निकालती? औरत हो, औरत बनकर रहो, ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। तुम्हें सारा ऐशो आराम मिल रहा है, यही बहुत है। रंजना, जिसे अपने हुस्न पर गुरूर था, वो सुमित की बात सुनकर चकनाचूर हो गया। खैर, कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए और एक दिन खबर आई कि सुमित का एक बड़ा सौदा डूब गया है। कारोबार में बड़ा भारी नुकसान हो गया था। माँ, दुकान में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। जो बड़ा ऑर्डर आया हुआ था वो अचानक से क्लाइंट ने मना कर दिया। उस पर हमने कर्ज लेकर भारी इन्वेस्टमेंट कर दी थी। अब हम पूरी तरह कर्ज में डूब चुके हैं। बेटा, तू चिंता मत कर, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। बिजनेस में तो ऊंच नीच होती रहती है। बहू, अब साज श्रृंगार कम करो, हालात को समझो। इन गहने जेवरात को मुझे दे दो, जरूरत में काम आएंगे। इस तरह रंजना ने अपने सारे गहने जेवरात उतार कर अपनी सास को दे दिए। जो रंजना एक रानी की तरह रहती थी, इसके हालात अचानक से एक नौकरानी जैसे हो गए थे। उधर आदित्य ने एक नया फैसला लिया। संध्या, अब हम सिर्फ फसल पर नहीं जी सकते, हमें कुछ और भी करना होगा। जी, जैसा आप सही समझें, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। तो फिर ठीक है संध्या, मैं शहर में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता हूँ। हम खेत में ताजा फल सब्जियां उगाकर वहाँ बेचा करेंगे। इससे हमें मंडी से बस गुना मुनाफा होगा। बहुत अच्छा विचार है जी, मैं आपके साथ हूँ। हम बहुत मेहनत करेंगे। इस तरह दोनों ने मिलकर सब्जियां उगाना शुरू किया और आदित्य उन्हें मंडी में बेचने की जगह शहर के बाजार में ले जाकर बेचने लगा। एक शाम जब आदित्य सब्जियां बेचकर वापस घर आया, अरे सुनो संध्या, बाहर तो आओ जरा। आदित्य की आवाज सुनकर संध्या घर से बाहर आई तो उसने देखा कि आदित्य के हाथ में कुछ बैग लटके हुए थे। अजीब, क्या हुआ? आप बहुत खुश लग रहे हो। अरे संध्या, खुशी की तो बात ही है। तुम्हें पता है, आज मैं 10,000 की सब्जियां बिक गईं। अगर ऐसे ही रहा तो जल्द ही हम अमीर हो जाएंगे। अजी, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। अगर रोज ऐसे ही कमाई होने लगी तो हम हर महीने 3 लाख तक कमा लेंगे। हाँ संध्या, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। अगर तुम मेरे साथ ना होती तो शायद ही ये कभी मुमकिन हो पाता। अजी, ये भी कोई कहने की बात है। आपकी पत्नी हूँ और आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। अच्छा, ये सब छोड़िए, ये बताइए आपके हाथों में ये क्या है? पहले अंदर तो चलो, सब बताता हूँ। इस तरह दोनों घर के अंदर आ जाते हैं
और आदित्य वो बैग संध्या के हाथ में देते हुए कहता है, संध्या, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला उपहार है। जब संध्या ने बैग खोलकर देखा तो उसमें 2 सुंदर सुंदर साड़ियाँ रखी हुई थी। अजी ये तो बहुत सुंदर साड़ियाँ हैं। क्या मेरे लिए हैं? नहीं, पड़ोस वाली के लिए है। ये सुनकर संध्या के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा झलक आया। ठीक है, फिर उसे ही जाकर दे दो, मुझसे बात मत करो। मेरी फूलमती, मजाक कर रहा हूँ। ये सब तुम्हारे लिए है। हमारी नजरें आपके अलावा किसी को देख सकती हैं क्या? ये सुनकर संध्या मुस्कुरा देती है। इस तरह आदित्य की धीरे धीरे अच्छी कमाई होने लगी। संध्या ने पैसों का हिसाब रखना शुरू कर दिया। उसने एक एक रुपया बचाया। गरीबी अभी भी थी, लेकिन किसी चीज का डर नहीं था, क्योंकि अब उनकी कमाई उनकी दैनिक जरूरतों से काफी ज्यादा होने लगी थी। कुछ दिन बाद जब दोनों बहनों की माँ की बरसी थी, तो दोनों बहनें अपने पिता के घर आईं। इस बार दोनों ने ही सादा सी साड़ियाँ पहनी हुई थी। अरे बेटा, कैसी हो तुम दोनों? मैं एकदम ठीक हूँ बाबा, मुझे क्या होगा, लेकिन संध्या का पता नहीं। सारे दिन मजदूरी करके तो इसका बुरा हाल हो जाता होगा। नहीं नहीं छोटी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। आदित्य ने नया बिजनेस शुरू किया है और भगवान की दया से सब बहुत अच्छा चल रहा है। जल्दी हम नया घर भी लेने वाले हैं। ये सुनकर रंजना की जलन और भी बढ़ गई। खैर, कुछ ही दिन बाद सुमित की आर्थिक हालत और बिगड़ गई। घर के गहने जेवरात बिकने लगे, नौकर हटा दिए गए। सास का गुस्सा रंजना पर टूटने लगा। वो दिन रात रंजना को ताने मारने लगी। अरे कलमुही, तेरे मायके से कुछ मदद क्यों नहीं मांग लेती? अपने बाप से बोल कि अपनी दामाद की थोड़ी मदद कर दे, ताकि तेरे पति की परेशानी थोड़ी कम हो जाए। लेकिन माँ जी, मेरे बाबा तो एक साधारण से किसान हैं। उनके पास कोई धन दौलत नहीं है, और जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी उन्होंने हमारी शादी में लगा दिए। वो कहाँ से हमारी मदद कर पाएंगे? हमने तुझसे सुमित की शादी करके ही बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर किसी अच्छे खानदान में की होती तो आज कम से कम वो सुमित की मदद तो करती। ये सुनकर रंजना को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसे महसूस हुआ कि जिस दौलत शोहरत को देखकर उसे घमंड हो रहा था, वो उसे सिर्फ एक कुत्ते की हैसियत से मिल रहा था। एक तरह जहाँ संध्या की जिंदगी खुशहाली की तरफ बढ़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ रंजना की जिंदगी धीरे धीरे तबाही की ओर बढ़ती जा रही थी। एक रात जोरों से बारिश हो रही थी। रंजना रसोई के एक कोने में बैठी थी, रो रो कर आंखें सूजी हुई थी। पीछे से सास की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। अरे करम जली, तू डूब क्यों नहीं मरती? मेरे बेटे का सुकून खा गई तू। हमारे घर को बर्बाद करके रख दिया तूने। ना मायके से पैसा लाई, ना किस्मत लाई। कुलक्षणी है तो उल्टा। ये सब सुनकर भी सुमित चुप था। उसकी चुप्पी रंजना के लिए सबसे बड़ा तमाचा थी। रंजना को लगा जैसे कि उसका पूरा अस्तित्व ही मिट्टी में मिल रहा हो। अगली सुबह सुमित की दुकान पूरी तरह बंद हो गई। कर्जदार दरवाजे पर खड़े थे। घर पर भी बिकने की नौबत आ गई थी। सास ने बेरुखी आवाज में कहा, तू अपने मायके चली जा कुल्टा। यहाँ अब तेरा कोई काम नहीं है। हमारे पास तुझे पड़े पड़े खिलाने के पैसे नहीं हैं। रंजना का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। वो बिना कुछ बोले एक छोटी सी गठरी लेकर रोते हुए मायके की तरफ निकल पड़ी। जब रंजना अपने मायके पहुंची तो रमाकांत जी उसे देखकर चौंक गए। बेटा रंजना, क्या हुआ? तू अकेली क्यों है? और तेरी आंखों में आंसू? क्या हुआ मेरी बच्ची? बाबूजी, मैं हार गई। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उनके लिए मैं एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी। मैं बेघर हो गई बाबा। मैं कहीं की नहीं रही। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तू रो मत। तेरा बाप अभी जिंदा है। चल अंदर चल। रमाकांत रंजना को घर के अंदर ले गए, लेकिन रंजना लगातार रो रही थी। इसलिए रमाकांत ने अपनी बड़ी बेटी संध्या को फोन किया।
हेलो बेटी संध्या, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ बाबा। आप कैसे हैं? आपकी आवाज मुझे ठीक नहीं लग रही। बताइए क्या हुआ? बेटी संध्या, वो रंजना को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। तरह रमाकांत जी ने पूरी बात बता दी। आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं घर आती हूँ। जब संध्या अपने मायके आई तो लगभग रात ढल चुकी थी। वो सीधा रंजना के कमरे में गई। रंजना दीवार का सहारा लेकर रो रही थी। ओह, तो अब हमारी लड़ाकू बहन इतनी कमजोर हो गई कि हार मानकर रोने लगी। ये सुनकर रंजना ने संध्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में लाचारी और पश्चाताप दोनों झलक रहा था। अचानक रंजना उठी और संध्या के पैरों में गिर पड़ी। संध्या ने ढांढस बंधाते हुए रंजना को उठाया। बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। शायद भगवान ने मुझे इसी की सजा दी है। मैंने तुझे हमेशा नीचा दिखाया, तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, और आज मैं खुद खाली हाथ हूँ। मेरे साथ जो भी हुआ वो सब मेरे कर्मों का फल है जो मैं भुगत रही हूँ। ओह, रो मत बहन। बहनें तो आपस में लड़ती हैं, झगड़ती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एक दूसरे से अलग हैं या नफरत करते हैं। चल, अब रोना बंद कर, चुप हो जा। नहीं बहन, मुझे समझ आ गया है। पैसा नहीं, इंसान बड़ा होता है। ये सुनकर संध्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने रंजना को गले से लगा। अरे पागल हो गई क्या? बहनें तो माफी नहीं मांगती, एक दूसरे को संभालती हैं। चल, अब रोना बंद कर, वरना मार खाएगी बड़ी बहन से। इस तरह रात गुजर गई। अगले दिन संध्या ने आदित्य से बात की। आदित्य, मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन रंजना हमारे साथ काम करे। इससे वो ये सब भूल पाएगी और जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी। ठीक है संध्या, जैसा तुम चाहो। रंजना तुम्हारी बहन है, इसका मतलब वो मेरी भी बहन है। रंजना आदित्य और संध्या के साथ मेहनत करने लगी। सुबह जल्दी उठना, खेत जाना, खेत में पानी देना, सब्जियां तोड़ना, निराई गुड़ाई करना और आदित्य के साथ शहर जाकर दुकान पर सब्जियां बेचना। रंजना के हाथ छिल गए, कमर दुख गई और एक दिन रंजना ने रोते हुए कहा, मैं ये सब नहीं कर सकती। संध्या, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हारी जितनी मजबूत नहीं हूँ। हिम्मत मत हार रंजना, मैंने भी सीखा था, तू भी सीख जाएगी और एक दिन कामयाबी तेरे कदम चूमेगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। रंजना ने आदित्य और संध्या के साथ काम करके कुछ पैसे इकट्ठे किए और खुद का एक रेस्टोरेंट खोलने का निश्चय किया। आदित्य और संध्या ने रंजना का साथ दिया और जल्द ही रंजना और संध्या ने मिलकर पार्टनरशिप में शहर के बीचों बीच एक रेस्टोरेंट खोल लिया। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलने लगा और जल्द ही रंजना और संध्या का नाम स्टार्टअप आइकन गर्ल्स के रूप में मशहूर हो गया। एक दिन सुमित रमाकांत के घर आया। नमस्ते पिताजी, रंजना कहाँ है? अब तुझे रंजना से क्या काम है? उसे दिया दुख काफी नहीं था क्या, जो तू फिर से चला आया जले पर नमक छिड़कने? ऐसा मत बोलिए पिताजी, मुझसे भारी गलती हो गई। मैं रंजना को वापस अपने साथ ले जाने आया हूँ। मैं इतनी परेशानियों के बीच क्या सही है और क्या गलत समझ ही नहीं पाया। बेटा, जो इंसान सही गलत ना समझ पाया इसलिए मेरी बेटी को छोड़ दिया, तो उस इंसान के साथ मैं अपनी बेटी को दोबारा कैसे भेज दूं? वो मेरी बेटी को इंसान नहीं कोई सामान समझता हो। ऐसा मत बोलिए पिताजी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। सुमित बोल ही रहा था कि तभी पीछे से संध्या और रंजना भी वहाँ आ गईं। सुमित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रंजना को अपने साथ वापस ले जाना चाहता हूँ। इतना सब करके तुम्हारा मन नहीं भरा कि तुम वापस आ गए मेरी बहन को परेशान करने? संध्या, तुम बीच में मत बोलो। मैं रंजना से बात कर रहा हूँ, तुम हमारे बीच मत आओ। मिस्टर सुमित, तमीज में रहकर बात कीजिए। आप मेरी बहन से बात कर रहे हैं। और मुझे आप ये बताइए, आज अचानक आपको मेरी याद कैसे आ गई?
क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं तुम्हें वापस अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। क्या मजाक है। मैं तुम्हारा अफसोस अच्छे से जानती हूँ। आज मेरे पास दौलत शोहरत आ गई तो तुम्हें मेरी याद आ गई। तुम सिर्फ लालची इंसान हो सुमित, बिन पेंदे के लोटे की तरह, जो आज यहाँ तो कल वहाँ। अपनी हद में रहो रंजना, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। ये बेइज्जती उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत हो। आप जैसे लोगों की तो कोई इज्जत नहीं होती। अब चले जाइए यहाँ से, वरना हमें धक्के देकर बाहर निकालना पड़ेगा। मैं तुम सबको देख लूंगा। हाँ हाँ, देख लेना। अब जा यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह सुमित आग बबूला होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दोनों बहनों ने बहुत तरक्की की और संध्या और आदित्य ने मिलकर रंजना के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढा और रंजना की शादी कृष्ण से करवा दी और इस तरह दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगी।